Hello dear students, hope you are all doing well. Today we will study microbes in human welfare. So without wasting our time, let's make biology easy with Muskan. Microbes. माइक्रोब्स कहाँ कहाँ पाए जाते हैं? सबसे पहले क्वेश्चन ये अराइज होता है कि माइक्रोब्स कहाँ कहाँ होते हैं. माइक्रोब्स आर कॉस्मोपॉलिटन. कॉस्मोपॉलिटन मीन्स एवरीवेयर, प्रेजेंट एवरीवेयर. माइक्रोब्स हर जगह पाए जाते हैं, चाहे वो सॉइल हो, वाटर हो, एयर हो, हमारी बॉडी हो या फिर प्लांट्स और एनिमल्स हो. क्लियर? माइक्रोब्स आर cosmopolitan. Cosmopolitan means present everywhere. They are present even at sites where no life forms possibly exist. वो माइक्रोब्स इवन उन जगहों पे भी होते हैं जहाँ पे कोई लाइफ फॉर्म पॉसिबली एग्जिस्ट नहीं करती है. अब वो साइट्स कौन कौन सी हैं? जैसे कि गीज़र. हमारे घरों में जो पानी गर्म करने के लिए गीज़र यूज़ होता है, उसके अंदर टेम्परेचर 100 डिग्री सेल्सियस से भी 100 डिग्री सेंटीग्रेड से भी अप होता है, बट उसमें भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. और जो स्नो एरियाज़ होते हैं जिनकी स्नो सेवरल मीटर्स थिक होती है, उस थिक लेयर ऑफ स्नो के अंदर भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. और हाईली एसिडिक एनवायरनमेंट में भी माइक्रोब्स पाए जाते हैं. क्लियर? माइक्रोब्स आर यूबिक्विटस. यूबिक्विटस मीन्स एवरी टाइप. माइक्रोब्स डिफरेंट टाइप्स के पाए जाते हैं, बहुत डाइवर्स होते हैं माइक्रोब्स. बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स. मैक्रो मीन्स पता है ना? मैक्रो मीन्स बड़ा, माइक्रो मीन्स छोटा. जो बड़े बिसाइड्स मैक्रोस्कोपिक प्लांट्स एंड एनिमल्स, बड़े बड़े प्लांट्स और एनिमल्स के अलावा माइक्रोब्स भी हमारे बायोलॉजिकल सिस्टम का बहुत मेजर कंपोनेंट होते हैं. अब हम पूछें कि कौन कौन से किंगडम में माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं. आर.एच. विटेकर ने 5 किंगडम क्लासिफिकेशन किया था. उसमें कौन कौन सी किंगडम थी? 5 किंगडम्स: मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, प्लांटी एंड एनिमेलिया. क्लियर? तो इन 5 किंगडम में से मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंजाई, ये 3 किंगडम ऐसी हैं जिनमें माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, प्रेजेंट है. ठीक है, तो अब पूछेंगे फंजाई कैसे? क्योंकि फंजाई इसलिए क्योंकि कुछ फंजाई माइक्रोस्कोपिक भी होती हैं. क्लियर? अगर अब क्वेश्चन कोई पूछे कि कोई ऐसे किंगडम का नाम बताओ जिनमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, तब हम बोलेंगे मोनेरा एंड प्रोटिस्टा. मोनेरा एंड प्रोटिस्टा ये 2 ऐसी किंगडम है जिनमें सिर्फ और सिर्फ माइक्रोब्स पाए जाते हैं. माइक्रोब्स आर डाइवर्स. माइक्रोब्स बहुत डाइवर्स होते हैं. प्रोटोजोआ, बैक्टीरिया, फंजाई, माइक्रोस्कोपिक एनिमल एंड प्लांट वायरसेस, वायरॉइड्स एंड ऑल्सो प्रायॉन्स. प्रायॉन्स क्या होते हैं? प्रोटीनेशियस इन्फेक्शियस एजेंट्स होते हैं. वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरसेस में प्रोटीन कोड्स पाए जाते हैं ना. अगर वायरसेस में से प्रोटीन कोड्स हटा दें तो हम उसको क्या अगर प्रोटीन कोड ना हो तो हम उसको वायरसेस नहीं बोलेंगे, उसको हम वायरॉइड्स बोलेंगे. क्लियर? Next, microbes like bacteria and many fungi can be grown on nutritive media to form colonies. माइक्रोब्स जैसे कि बैक्टीरिया और कुछ फंजाई को हम न्यूट्रिटिव मीडिया पे ग्रो करा सकते हैं और उनकी कॉलोनीज़ बना सकते हैं. माइक्रोब्स को हम नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं ना, तो अगर हमें उनकी स्टडी करनी होगी तो हम क्या करेंगे? न्यूट्रिटिव मीडिया पे उनको ग्रो कराएंगे जिससे कि उनकी कॉलोनी फॉर्म हो जाएगी और फिर हम उनको नेकेड आई से देख पाएंगे और उनको फिर हम स्टडीज़ में अपना यूज़ कर पाएंगे. तो सच कल्चर्स आर यूजफुल इन स्टडीज़ ऑन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. माइक्रोब्स कॉजेज डिजीजेज इन एनिमल्स एंड प्लांट्स. माइक्रोब्स एनिमल्स और प्लांट्स में डिजीज़ कॉज करते हैं, लेकिन सारे माइक्रोब्स ऐसा नहीं करते हैं. कुछ माइक्रोब्स ऐसे भी होते हैं जो कि ह्यूमन के लिए बहुत यूज़फुल होते हैं. अब इसमें क्या लिखा है? सेवरल माइक्रोब्स आर यूज़फुल टू मैन. अच्छा, साइंस में कहीं पे भी मैन दिया हो तो उसको हम ह्यूमन बीइंग कंसिडर करते हैं. ऐसा नहीं कि मैन एंड वुमेन दोनों लिखना ज़रूरी था. साइंस में कहीं भी मैन लिखा हो तो हम उसको कंसिडर करते हैं कि ह्यूमन बीइंग. क्लियर? सो सेवरल माइक्रोब्स आर यूजफुल टू मैन इन डाइवर्स वेज. बहुत तरीक़ों से बहुत सारे माइक्रोब्स ह्यूमन बींग्स के लिए यूज़फुल होते हैं.
अब हम पढ़ेंगे कि माइक्रोब्स ह्यूमन वेलफेयर में कैसे कैसे अपना कंट्रीब्यूट करते हैं। ठीक है, तो उसमें बहुत सारी कैटेगरीज हैं, तो अभी हम देखते हैं क्या किस किस तरीक़ों से करते हैं। माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट्स, घर में भी बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिनमें माइक्रोब्स का कंट्रीब्यूशन होता है, वो चीज़ें अभी हम नेक्स्ट में पढ़ेंगे। माइक्रोब्स इन इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स, इंडस्ट्रीज़ के प्रोडक्ट्स में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स इन सीवेज ट्रीटमेंट, सीवेज ट्रीटमेंट में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स इन प्रोडक्शन ऑफ बायोगैस, बायोगैस प्रोडक्शन में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स एज बायो कंट्रोल एजेंट्स, microbes as biofertilizers. Clear? So we will study microbes in household products. तो हमारे घरों में बहुत सारे प्रोडक्ट्स ऐसे होते हैं जिसमें माइक्रोब्स का यूज़ होता है। तो फर्स्ट प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे कर्ड, माइक्रोब्स इन हाउस होल्ड प्रोडक्ट। फर्स्ट प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे कर्ड। कर्ड क्या होता है? कर्ड को हम मिल्क से बनाते हैं ना, मिल्क में हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं और वो उसमें उसको सूटेबल टेम्परेचर देना ज़रूरी होता है। ऐसा नहीं कि बस दूध रखाओ जाओ उसमें दही मिला दो थोड़ा सा और वो दही बन जाए, ऐसा नहीं होता है। मम्मी लोग उसको क्या करती है, सूटेबल टेम्परेचर देती हैं, उसको थोड़ा सा ल्यूक वार्म करना होता है। मम्मी लोग उसको फिंगर डाल के टच करके देखती हैं कि मम्मी लोगों को आइडिया हो जाता है, एक्सपीरियंस होता है कि कितना टेम्परेचर रखना है, कितने टेम्परेचर पे दही बन जाएगा। क्लियर? तो जो हम ये थोड़ा सा दही उसमें मिलाते हैं तो हम क्या करते हैं, जो थोड़ा सा दही मिला, दही क्या होता है, दही में लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया पाए जाते हैं, वही क्या करते हैं, दही बनाते हैं। तो अगर हम थोड़ा सा दही उसमें मिला रहे हैं दही बनाने के लिए, तो इसका मतलब हम थोड़े से बैक्टीरिया दूध में ट्रांसफ़र कर रहे हैं, जो कि क्या होगा, बाकी सारे मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट कर देगी। क्लियर? सो माइक्रोब्स सच एज लैक्टोबैसिलस एंड लैब का फुल फॉर्म है लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। माइक्रोब्स जैसे कि लैक्टोबैसिलस और लैब ये मिल्क में ग्रो करते हैं और मिल्क को कन्वर्ट कर देते हैं कर्ड में। ड्यूरिंग ग्रोथ लैब, जब ग्रोथ होती है लैब की, ठीक है, तो लैब क्या प्रोड्यूस करते हैं, एसिड्स, ऐसी एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं। अब लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया तो लैक्टिक एसिड प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये एसिड्स प्रोड्यूस करते हैं जो कि क्या करते हैं, मिल्क की जो प्रोटीन होती है, मिल्क की एसिड्स वो क्या करते हैं, कोगुलेट करा देते हैं और पार्शियली डाइजेस्ट करा देते हैं मिल्क प्रोटीन को। यानी कि जो हम दही खाते हैं तो समझ लो उसकी प्रोटीन, मिल्क की प्रोटीन को पार्शियली डाइजेस्ट हो गई है, तो अब हम दही खाएंगे तो दही और ईजिली हमारी बॉडी में डाइजेस्ट हो जाएगा। कुछ ऐसे पर्सन्स होते हैं जिनकी बॉडी में मिल्क डाइजेस्ट नहीं हो पाता है, तो उनको डॉक्टर क्या कहते हैं कि आप मिल्क मत लीजिए, आप कर्ड लिया करिए। क्यों? क्योंकि कर्ड पार्शियली डाइजेस्ट मिल्क प्रोटीन होता है। क्लियर? अच्छा, अब कैसे ये लैब कैसे कोगुलेट कराते हैं, जो लैक्टोज मिल्क में कौन सी शुगर पाई जाती है, लैक्टोज शुगर पाई जाती है। लैक्टोज शुगर को लैब क्या करती है, लैब क्या करते हैं, लैब यानी लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया क्या करेंगे, लैक्टोज को लैक्टिक एसिड में कन्वर्ट कर देते हैं और मिल्क में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है, कैसीन प्रोटीन पाई जाती है, उसको कोगुलेट करा देते हैं पैरा कैसिनेट में। इससे क्या होता है, दही बन जाता है। जो पानी वाला पोर्शन होता है वो लैक्टिक एसिड होता है दही में, और जो पूरा जमा हुआ होता है पोर्शन वो पैरा कैसिनेट होता है, मिल्क प्रोटीन होती है। A small amount of curd added to fresh milk as inoculum. Inoculum क्या होता है, थोड़ा सा किसी जगह से थोड़े से बैक्टीरिया लेके, जहाँ पे बैक्टीरिया या वो माइक्रोब फ्री मीडियम हो उसमें ट्रांसफ़र करना, उसको हम बोलते हैं इनोक्यूलम और या स्टार्टर बोल दो। ठीक है, अ स्मॉल अमाउंट ऑफ कर्ड एडेड टू फ्रेश मिल्क, थोड़ा सा दही फ्रेश मिल्क में हम मिलाते हैं एज इनोक्यूलम और स्टार्टर। इनोक्यूलम में क्या होता है, जो हम थोड़ा सा दही मिलाते हैं ना, थोड़ा सा दही, उस थोड़े से ही दही में मिलियंस ऑफ लैब प्रेजेंट होते हैं। लैब मीन्स लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया फुल फॉर्म। ठीक है, अगर हम फ्रेश मिल्क में थोड़ा सा इनोक्यूलम दही का डालेंगे तो सूटेबल टेम्परेचर पे ये क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे। टेम्परेचर उनको सूटेबल चाहिए होता है, अगर वो सूटेबल टेम्परेचर नहीं होगा तो कर्ड नहीं बनेगा। ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर पे वो क्या करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करना मतलब ग्रो करेंगे, अपना ग्रो करेंगे और मिल्क को कन्वर्ट कर देंगे
कर्ड में। अच्छा, जो ये कर्ड है ये क्या है? बायोफोर्टिफिकेशन है। बायोफोर्टिफिकेशन कैसे है मिल्क का? बायोफोर्टिफिकेशन क्या होता है? किसी चीज़ की न्यूट्रिशनल क्वालिटी को बढ़ा देना, उसको हम बोलते हैं बायोफोर्टिफिकेशन। ठीक है, बायोफोर्टिफिकेशन दैट इज इम्प्रूव इट्स न्यूट्रिशनल क्वालिटी बाय इंक्रीजिंग विटामिन B12। ठीक है। अच्छा, दही में क्या होता है? उसकी न्यूट्रिशनल क्वालिटी बढ़ जाती है। कैसे? क्योंकि दही में विटामिन B12 पाया जाता है। विटामिन B12 ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 है कर्ड ओनली सोर्स ऑफ विटामिन B12 होता है फॉर वेजिटेरियंस। Clear? Curd is the only source of vitamin B12 for vegetarians. In our stomach too, the lab play very beneficial role in checking disease causing microbes. हमारे पेट में, हमारे स्टमक में लैब क्या करते हैं? बहुत बेनिफिशियल रोल प्ले करते हैं। क्या रोल प्ले करते हैं? हमारे अगर स्टमक में कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं तो दही खाने से क्या होता है? दही खाएंगे, दही खाना मतलब लैब भी एंटर कर रहा है ना हमारी बॉडी में, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया, क्योंकि मिल्क में तो वही, कर्ड में तो वही होते हैं ना लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। तो वो क्या करते हैं? हमारे स्टमक में जाके जो डिजीज़ कॉजिंग माइक्रोब्स होते हैं उनको डिस्ट्रॉय करते हैं। तो इसको क्या बोलेंगे? बायो रेमिडिएशन। क्लियर? तो इसीलिए जैसे किसी को लूज मोशंस वगैरह हो रहे होते हैं तो कहते हैं कि दही खाओ। क्यों कहते हैं? क्योंकि मे बी उस पर्सन की बॉडी में कुछ डिजीज़ कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स हैं जिसकी वजह से ये लूज मोशन वगैरह हो रहा है, तो दही खाएंगे तो क्या करेगा? दही के जो लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया हैं वो जाके उन हार्मफुल बैक्टीरियाज को डिस्ट्रॉय कर देते हैं। क्लियर? सो अब हम पढ़ेंगे नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट दैट इज़ डोसा एंड इडली। डोसा एंड इडली पढ़ेंगे। ठीक है, डोसा एंड इडली जो घर में बनता है उसका मम्मी लोग पहले डो तैयार करती है ना, जिसमें जैसे सूजी की इडली होती है, सूजी का डोसा होता है तो सूजी और फिर उसमें दही मिलाएंगे या फिर जो भी मम्मी लोग मिलाती हैं। तो वो जो डो तैयार करना होता है उस डो को तैयार करने के लिए भी हमें बैक्टीरिया की नीड होती है। अगर दही मिला रहे तो दही क्या है? बैक्टीरिया ही तो है ना, लैक्टिक एसिड बैक्टीरिया। ठीक है, तो द डो ऑफ डोसा एंड इडली इज ऑल्सो फर्मेंटेड बाय बैक्टीरिया। जो डोसा और इडली का डो होता है वो बैक्टीरिया से ही फर्मेंट करके बनाया जाता है। अच्छा, जो पफ्ड अप अपीयरेंस होती है ना, जो ऐसे होल्स दिखते हैं छोटे छोटे, पफ्ड अप अपीयरेंस डो की, वो किसकी वजह से होती है? क्योंकि उसमें जब बैक्टीरिया ये मल्टीप्लाई कर रहे होते हैं तो ये रिलीज़ करते हैं, फर्मेंटेशन कर रहे होते हैं ना, तो ये CO2 फर्मेंटेशन में CO2 गैस रिलीज़ होती है। तो जब CO2 गैस रिलीज़ होगी तो होल्स बन जाएंगे ना, पफ्ड अप अपीयरेंस हो जाएगी। तो पफ्ड अप अपीयरेंस ऑफ डो किसकी वजह से होती है? प्रोडक्शन ऑफ CO2 की वजह से। बैक्टीरिया फॉर दीज फर्मेंटेशंस कम फ्रॉम इनोक्यूलम। अब ये बैक्टीरिया कहाँ से आते हैं? इनोक्यूलम से आते हैं। और स्टार्टर क्या होता है इनोक्यूलम? ट्रांसफर ऑफ माइक्रोब्स टू अ माइक्रोब्स फ्री मीडियम। क्लियर? नेक्स्ट हाउस होल्ड प्रोडक्ट हम पढ़ेंगे ब्रेड। अभी तक हमने क्या क्या पढ़ लिया? कर्ड पढ़ लिया, डोसा इडली पढ़ लिया, अब हम ब्रेड पे आ गए। ठीक है, अब जो ब्रेड बनाई जाती है, ठीक है, ब्रेड बनाने के लिए जो डो यूज़ होता है वो भी फर्मेंट कराया जाता है फंजाई के थ्रू। फंजाई क्या है? माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। अब कौन सी फंजाई? सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ईस्ट होती है ना, इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं। बेकर्स क्यों? क्योंकि बेकरी में यूज़ हो रही है ना ब्रेड बनाने के लिए, इसलिए इसको बेकर्स ईस्ट भी बोलते हैं, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। ठीक है, डो विच इज़ यूज्ड फॉर मेकिंग ब्रेड इज ऑल्सो फर्मेंटेड यूजिंग फंजाई। तो ब्रेड बनाने में भी माइक्रोब्स यूज़ हो गया। ठीक है, कौन सा माइक्रो? फंजाई, बेकर्स ईस्ट, सैक्रोमाइसिस सेरेविसी। अब बात करेंगे हम ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की। ट्रेडिशनल ड्रिंक्स की बात कर ले। तौड़ी जिसको बोलते हैं, तौड़ी एक ट्रेडिशनल ड्रिंक है जो कि सदर्न इंडिया में, सदर्न पार्ट ऑफ साउथ में बहुत ज़्यादा कॉमन है तौड़ी। ठीक है, इसको हम कैसे बनाते हैं? जो पाम्स होते हैं उनमें से जो फ्लोएम सैप होता है ना, उसको ये लोग कलेक्ट करते हैं और फर्मेंट कराते हैं, उसी से क्या बनता है? तौड़ी। ठीक है, ये भी बहुत कॉमन हाउस होल्ड प्रोडक्ट है सदर्न इंडिया में। अब हम पढ़ेंगे सम फूड्स। ठीक है, फूड्स जिसमें कि माइक्रोब्स
यूज़ होते हैं। माइक्रोब्स आर ऑल्सो यूज टू फर्मेंट फिश फर्मेंटेशन में भी माइक्रोब्स यूज़ होते हैं। सोयाबीन, बैम्बू शूट्स टू मेक फूड्स, ठीक है। फिश और सोयाबीन, बैम्बू ये सब फर्मेंट कराई जाती है माइक्रोब्स के थ्रू, जिससे कि फूड बनाया जाता है। नेक्स्ट फूड्स में जैसे कि एक एग्जाम्पल आ गया हमारा चीज़, ठीक है, चीज़ आ गया। चीज़ इज़ वन ऑफ द ओल्डेस्ट फूड आइटम इन विच माइक्रोब्स आर यूज्ड। चीज़ क्या है? वन ऑफ ओल्डेस्ट फूड आइटम है जिसमें माइक्रोब्स यूज़ होते हैं, ठीक है। डिफरेंट वेराइटीज़ ऑफ चीज़ आर नोन बाय देयर कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, ठीक है। बहुत सारी वेराइटी की चीज़ होती हैं, ठीक है, जिनको हम लोग उनके कैरेक्टरिस्टिक टेक्सचर, फ्लेवर या टेस्ट से जानते हैं, ठीक है। और जी ये स्पेसिफिसिटी आती कैसे है, ये डिपेंड करता है कि कौन सा माइक्रोब हम लोग यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। अब जैसे कि हम लोग एग्जाम्पल पढ़ेंगे रॉकेफोर्ट चीज़, ठीक है। रॉकेफोर्ट चीज़ क्या होती है, ये कैसे बनेगी? इसकी राइपनिंग होती है, एक स्पेसिफिक फंजाई होता है पेनिसिलियम रोकेफोर्टी, ठीक है। उसकी राइपनिंग उसी से राइपनिंग कराते हैं चीज़ की, तो क्या होता है, इस पर्टिकुलर चीज़ में एक पर्टिकुलर फ्लेवर आता है। क्लियर। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे स्विस चीज़। स्विस चीज़ में क्या एक कैरेक्टरिस्टिक फीचर है इसका? लार्ज होल्स कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स है। अब ये कैसे होते हैं लार्ज होल्स? ड्यू टू द प्रोडक्शन ऑफ लार्ज अमाउंट ऑफ CO2 बाय अ बैक्टीरियम, ठीक है। तो ये एक बैक्टीरिया के थ्रू बनाई जाती है। कौन सा बैक्टीरिया है? प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी, प्रोपियोनी बैक्टीरियम शर्मानी। So children's, first part of microbes in human welfare, that is microbes in household products, is completed now. Now we will study microbes in industrial products in next lecture. Thank you for watching this video.